अब जो फर्जी आंकड़ों से पास होकर के आया है वो जा रहा है, वो जाएगा भी, बाद में वकील बनेगा भी तो कोर्ट में क्या लड़ेगा? वो किसी भी सर्विस में जाएगा, क्या योग्यता है उसकी? जो प्रमोट से गया 92, 95, 98, लेकिन जो रियल एजुकेशन वाले बच्चे थे वो रह गए पीछे। ये बड़ा गैप हो गया। इसके साथ साथ 2 साल का गैप होने से 2 जनरेशन हमारी पीछे चल गई। जिन बच्चों के एडमिशन 2020 में होने थे वो नहीं हो पाए, 2021 में होने थे वो नहीं हो पाए, 2 जनरेशन पीछे चली गई। और अभी भी पहली और छठी क्लास तक नहीं खोल पा रहे हैं, 8वीं क्लास तक नहीं खोल पा रहे हैं। इसका मतलब है कि पीछे से जो आना चाहिए वो बंद हो जाएगा, आगे वालों को धक्का देके निकाल दिया जाएगा, मरने के लिए मरते रहो। तो शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार संविधान में अधिकार है कि स्त्री और पुरुष में बिना लिंग भेद किए रोजगार देना सरकार की गारंटी है। अगर कोई दवाई के अभाव में मर जाता है तो उसके माता पिता जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, जवाब देगी वो क्यों मरा, उसका इलाज क्यों नहीं हो पाया। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी डॉक्टर, सरकारी संस्थान किसके लिए, क्यों था ये? आज उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। कहीं बेड नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं कंपाउंडर नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, और प्राइवेट वालों को छुरियां लेके बिठा दिया काटने के लिए, आ जाओ। कोई भी आदमी अपने बेटे की, अपने बाप की अगर कोई भी छोटा मोटा इलाज करवाना चाहेगा, जमीन बेचने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और अगर जमीन नहीं है तो फिर अपनी किडनी बेचो और बाप की किडनी लगवाओ। ये तरीका बन गया है चिकित्सा का। तो ये हमने मुद्दा रखा संविधान बचाने के साथ साथ इस देश के अंदर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार जिसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, उसके दरवाजे खोले जाने चाहिए। और इसके लिए राष्ट्रीय मूल निवासी संघ पूरी तरह से कटिबद्ध है और पूरे आंदोलन की तैयारी में। उसके बाद में तीसरा मुद्दा, क्योंकि इन दोनों मुद्दों को अगर हमें सफल करना है तो बाकी वाले जो 2 मुद्दे हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन 2 मुद्दों को साथ में लिए बिना हम इतना बड़ा अभियान, इतना बड़ा आंदोलन सफल नहीं कर सकते। वो मुद्दे ये हैं। तीसरा मुद्दा हमारा है कि जो आज 2021 चल रहा है, 2021 की जो जनगणना होने वाली है, उस जनगणना होनी चाहिए। यानी जिस तरीके से जब जनगणना का फॉर्म लेकर आपके पास आते हैं तो शेड्यूल कास्ट वालों के लिए कॉलम होता है, शेड्यूल कास्ट में राइट करते हैं, ट्राइब में होता है तो एसटी में राइट करते हैं, और उसके बाद में जब ओबीसी का मामला आता है तो वह धर्म लिख देते हैं, हिंदू या मुसलमान, तो वो लिख देते हैं हिंदू। वह ओबीसी का कॉलम नहीं है। फॉर्म में क्या करना है, फॉर्म में सिर्फ SC ST की तरह ही एक और कॉलम लिखना है, उसके अंदर ओबीसी करना। जो ओबीसी होगा वो उसमें राइट का निशान करवा देगा, जो राइट का निशान करवा देगा उसके आधार पर ओबीसी की, SC ST की तरह ही ओबीसी की जनसंख्या आ जाएगी। जैसे SC और ST की जनसंख्या आती है और उसके मुताबिक उसका बजट भैया बनता है राज्यों में और केंद्र में, उनके परसेंटेज के हिसाब से पैसे का शेयर होता है। ठीक उसी तरीके से ओबीसी की जनगणना अगर हो जाती है तो ओबीसी का भी हिस्सा उस जनगणना के मुताबिक अलग से बजट में आएगा। अगर बजट में अलग आता है तो अगर हम ये कहें कि उस समय जब इस देश के अंदर मंडल आयोग लागू हुआ था, मंडल आयोग के समय अगर 52% ओबीसी की जनगणना हुई और जनसंख्या मानी गई है, तो आज ओबीसी के अंदर मान लीजिए एक भी जाति अब तक बाहर नहीं निकली है, सब तक प्लस ही हुई है, कुछ जातियां प्लस ही हुई है, जुड़ती जा रही है। तो जुड़ती जा रही है, इसका मतलब है कि वर्तमान में अगर ओबीसी की अलग से जनगणना हो तो ओबीसी की संख्या 60 से एबो है। आज की तारीख में 60% से एबो है। 60% से एबो अगर ओबीसी की जनगणना होती है तो ओबीसी का 60% हिस्सा ओबीसी के लिए रिजर्व हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। तो जो आज ओबीसी को 27% नाम मात्र के तौर पे कह करके 2%, 5% दिया जा रहा है और बाकी का सारा हिस्सा जो सवर्ण खा रहे हैं, सवर्णों में भी खास करके स्पेशल एक कौम ब्राह्मण खा रहा है, उससे बचाया जा सकता है। इसलिए वर्तमान इस साल का 2021 का राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का और बामसेफ का हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि पहले वाले 2 मुद्दे हैं, उन 2 मुद्दों में सफलता हासिल करने के लिए हमें हमारा सबसे बड़ा वर्ग जो ओबीसी है उसको साथ में लेना पड़ेगा। भारी जी हमारे ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आप हमारे बीच में हैं और बहुत अच्छे इस विचारधारा से सहमत हैं। तो इनके माध्यम से हम लोग पूरे देश में राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के और बामसेफ के माध्यम से एक आंदोलन चलाएंगे कि 2021 की जो जनगणना है उसमें ओबीसी की जनगणना अलग से होनी चाहिए। अगर ओबीसी की जनगणना अलग से होती है तो ओबीसी के भाई
अपने हक अधिकारों को लेकर हमारे साथ आएंगे। जब हमारे साथ में आएंगे तो SC ST और OBC एक ताकत बनेगी। अगर ये ताकत बनेगी तो हम संविधान बचाने लायक बनेंगे। तब हम शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार का सरकारीकरण, राष्ट्रीयकरण करवाने में सफल होंगे। हम अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएंगे। SC ST के लोग अकेले लड़ेंगे तो लड़ाई सफल नहीं हो पाएगी। OBC के लोगों को साथ में लेना होगा। तो OBC के लोग जब साथ में लेना है तो OBC के हक और अधिकारों की बात करनी पड़ेगी नहीं, हम 2010 से कर रहे हैं। हमारे पास इसके प्रमाण है, सबूत है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ से ऐलान किया था और टीवी वाले मेरा बाइक लेने आए थे, इंटरव्यू लेने आए थे। मैंने उनको कहा था, मैं अपना समय बर्बाद मत कर और मेरा समय बर्बाद मत कर। तब उसने कहा, क्यों? मैं आपका इतना बड़ा टीवी चैनल से आपका इंटरव्यू लेने आया हूं और आप कह रहे हो कि समय बर्बाद कर रहे हो हमारा। मैं कहा, बिल्कुल तू मेरा समय बर्बाद कर रहा है। बोला, कैसे? मैंने कहा, तू मेरा इंटरव्यू ले रहा है लेकिन टीवी में दिखाएगा नहीं। बोला, आप कैसे कह सकते हो? हम दिखाएंगे। मैंने कहा, तू रिपोर्टर है, एडिटर नहीं। और रिपोर्टर को रिपोर्ट करने का ऑर्डर होता है। तू यहां से रिपोर्ट ले जाके दे देगा। एडिटर और दिखाने वाले कोई और हैं, वो दिखाएंगे नहीं। मैंने कहा, ऐसे मेरे पता नहीं कितने इंटरव्यू हुए हैं, एक भी नहीं दिखाया गया। वो लड़का जिद पे आ गया, यादव था। बोला, ये इंटरव्यू तो आपका चलेगा। तो मैंने कहा, अब खोल तेरा कैमरा। अब जब उसने कैमरा खोला तो हमने प्रोग्राम ही हमारा OBC की जनगणना पारी था और OBC वाले पर हमने धड़ाम से ठोक दिया इंटरव्यू। क्यों इतना बड़ा धोखा किया गया? हालांकि उसने काट कूट करके थोड़ा सा रखा, लेकिन थोड़ा सा ही थोड़ा सा होता है। अब बात ये थी कि जैसे ही उसने जाकर कहा कि आज के मेरे जितने बाइक लिए हुए हैं सब दिखाओ या ना दिखाओ, ये दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। कुछ ना कुछ उसने अपना दबाव बनाया होगा। दबाव बनाया तो उस समय आज तक चैनल ने थोड़ा सा झलक दिखाया, थोड़ा बाइक मेरा दिखाया, थोड़ा हरिभाऊ नरके जो महाराष्ट्र से बहुत बड़ा एक प्रोफेसर और बहुत बड़ा आंदोलन OBC का चलाने वाले, दोनों का थोड़ा थोड़ा दिखाया। तो हमारे कई लोग घर में बैठे होते देखा और मुलायम सिंह ने देखा, मुलायम सिंह यादव ने देखा। मुलायम सिंह पार्लियामेंट में थे और जैसे ही संसद चली 2-3 दिन बाद में मुलायम सिंह ने वहां पर मुद्दा उठाया, OBC की जनगणना होनी चाहिए। वो 2010 था, 2011 की हम बात कर रहे हैं। 2011 में जनगणना OBC की होनी चाहिए, मुद्दा हमने उठाया था उस समय। प्रमाण है, मीडिया वालों के पास नहीं, हमारे पास। 2010 में हमने मुद्दा उठाया था। उस मुद्दे को पार्लियामेंट में जब मुलायम सिंह यादव ने उठाया तो मुलायम सिंह की बात को इग्नोर कर दिया गया, उसको नहीं सुना गया। तो साथियों, बहुत बड़ा उस समय मामला बना कि मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट से वॉकआउट कर गए। इस मुद्दे को लेकर के वो वॉकआउट कर गए, बाहर निकल गए। और वो अकेले नहीं निकले, उनके साथ में बहुत सारे सांसद और वॉकआउट कर गए। पार्लियामेंट नहीं चली, पार्लियामेंट स्थगित हो गई। तो आज अगर हम OBC के भाइयों की आवाज उठाते हैं तो OBC के भाई अपने हक अधिकारों की जो नई जानकारी है उनको उनकी होगी। और अगर जनगणना वाला मामला आता है तो निश्चित तौर पे इनको भी हक अधिकार का फायदा मिलेगा और हम लोगों को भी भारतीय संविधान जो इन पर हमारा सबका है बचाने का एक ताकत बनेगी। इसके अलावा तीसरा मुद्दा जो इससे भी और ज्यादा ज्वलंत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मुद्दा है किसानों को लेकर। आज इस देश के अंदर किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जब कर्मचारियों के साथ हो रहा था, तो किसान साथ नहीं दे रहे थे। वो उस किसानों के आंदोलन को, कर्मचारियों के आंदोलन को अपना आंदोलन नहीं समझ रहे थे। जब SC ST के आरक्षण की बात हो रही थी तब भी किसान उस आंदोलन में नहीं आ रहा था। जब OBC के आरक्षण रिजर्वेशन की बात हो रही थी तब भी किसान साथ में नहीं आ रहा था। उसकी एक वजह हो सकती है कि किसान खेती करता है, खेती में 24 घंटे व्यस्त रहता है और उसको इस बात की जानकारी भी नहीं है कि किसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए उसने कभी कर्मचारियों के आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया, उसने कभी SC ST के आंदोलन को सफल नहीं किया,
उसने कभी भी ओबीसी के भी आरक्षण के आंदोलन को सफल करने के साथ नहीं दिया। वो भोला हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, सर छोटू राम जी ने कहा। कई लोग मेरे ऊपर आरोप लगा दे हमको भोला कैसे कह रहे, तो ये क्लियर कर दो कि मैं नहीं कह रहा हूं, सर छोटू राम जी ने कहा था कि हे मेरे भोले किसान, मेरी दो बातें मान, एक बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। और शायद वो सर छोटू राम जी की बात को मान गए होते तो बड़ा अच्छा काम होता, लेकिन वास्तव में भोले थे। उन्होंने कहा ही नहीं, भोले थे। उन्होंने SC/ST के आंदोलन में साथ सहयोग नहीं दिया, हम कहते हैं वो भोले थे। उन्होंने ओबीसी के आरक्षण के लिए साथ सहयोग नहीं दिया, हम कहते थे कि वो भोले थे। उन्होंने कर्मचारियों के हक अधिकारों के लिए आंदोलन में शामिल नहीं हुए, हम कह सकते हैं कि वो भोले थे। आज किसानों पे आफत आई है, हम ये किसी कीमत पे नहीं कह सकते कि हम भोले हैं। आज अगर हमारे किसान भाइयों पे आफत है तो आज हम किसी भी कीमत पे नहीं कहेंगे कि हम भोले। वो भोला था, हम भोले नहीं हैं। आज हमारे भोले भाई के ऊपर आफत है, हमें उसकी आवाज को उठाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम किसान आंदोलन को सपोर्ट कर चुके हैं। हमने किसान आंदोलन 26 नवंबर को शुरू हुआ था। हमने इसी जालोर जिले से 26 दिसंबर को ऐलान कर दिया था कि किसान आंदोलन को हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे। 1 जनवरी को हम लोगों ने कूच किया था शाहजहांपुर बॉर्डर पे, भरूलाल जी और हमारी पूरी टीम, ये भी साथ में मंगेश भी थे, बहुत सारे लोग थे। यहाँ कई लोग हैं जो हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि कौन कौन आंदोलन में थे। उन तमाम लोगों ने किसान आंदोलन में चल करके वहां पर 1 नहीं 1.5 महीने तक काम किया। और उसके बाद में हमारे दुश्मनों ने अंदर घुसपैठ करके हमारे बीच में व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से हम लोग वापस आ गए। और उसके बाद में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, जिसकी वजह से हम वापस नहीं जन पाए। लेकिन हमारी बातों का असर हुआ। हमारे किसान भाइयों को उस समय तो भोले भाले किसानों को दुश्मन ने बरगलाया, भड़काया और कहा कि ये तुम्हारे आंदोलन को कमजोर करेंगे, ये वामसेप वाले और RMS वाले तुम्हारे आंदोलन को हाईजैक कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। ये मंच पर और हुआ ये कि जब तक हम रहे चारों तरफ हमारे वीडियो चल रहे थे, हमारे वीडियो चल रहे थे, तो ज्यादा ही डर लगने लगा उनको। लेकिन अब एक व्यवस्था हुई। अभी 3 महीने पहले मेरे पास में कॉल आता है और मेरे एक भाई मुझे कहते हैं कि अब वो हमारे ही है, मूल निवासी, वो जय मूल निवासी का ही काम करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अब कुछ लोगों के समझ में आया है, अब आप वाली बातें जो है कुछ लोगों के समझ में आई है, तो आपको अब दोबारा सक्रिय होना पड़ेगा। मैंने कहा हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सक्रिय होने के लिए तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बोला नहीं आपको इसके अंदर आना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारी आइडियोलॉजी वाले कुछ लोगों ने, 13-14 लोगों ने मिलकर के राजस्थान का एक कोर ग्रुप बनाया, राजस्थान का कोर ग्रुप बनाया, और उस कोर ग्रुप में उन्होंने मुझे शामिल किया है। मैंने भी यहाँ से अपने राजस्थान से और अपने पश्चिमी राजस्थान से 5 नाम यहाँ से भेजे उसको और डेवलप करने के लिए। तो हमारे कोर ग्रुप ने, जो कोर ग्रुप अभी बना है, पूरी हमारी आइडियोलॉजी से बना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। 1-2 आदमी था उसको बाहर कर दिया, उन्होंने बाहर कर दिया, लेकिन कई प्रकार घालमेल नहीं है। तो ये जो अभी कोर ग्रुप बना है वो राजस्थान लेवल का है, उसको हम नेशनल लेवल तक करेंगे। तो ये जो किसान आंदोलन है, इसके अंदर जो नया कोर ग्रुप बना है, जिसको हमारी आइडियोलॉजी पर है, संवैधानिक कोर ग्रुप है, उसके अंदर उन्होंने मुझे कोर ग्रुप में शामिल किया और स्पेशल मुझे ही सारी चीजें कही कि अब आपके हिसाब से ही आपको इसको चलाना है। तो उन्होंने अभी जो 15 सितंबर आ रहा है, 15 सितंबर शायद डेमोक्रेटिक डे है, विश्व लोकतंत्र दिवस है, उसके उपलक्ष्य पर एक किसान संसद का आयोजन किया। किसान संसद का, जैसे कि जंतर मंतर में किसान संसद चली थी, तो ये किसान संसद जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में रखी गई है 15 तारीख को रखी गई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पार्लियामेंट चला करके उनके बराबर करके कुछ करना चाहते, नहीं। हम हमारी विचारधारा वाले तमाम ऐसे किसान और किसान हितैषी लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बिरला ऑडिटोरियम के अंदर, जयपुर के अंदर एक आयोजन रखा गया है, जिसका नाम दिया गया है किसान संसद।
किसान संसद, तो उस किसान संसद में जो भाग लेने वाला जाएगा व्यक्ति, उसके लिए हमने एक नेट के ऊपर गूगल फॉर्म छोड़ा हुआ है, सारे ग्रुप में छोड़ा हुआ है, वो आगे से आगे आप भेज सकते हैं। तो गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको वहां पर गूगल फॉर्म फुलफिल करके उसको सबमिट करना है। आपकी सारी डाटा वहां पर चले जाएंगे और आपका फॉर्म वहां सबमिट होने के बाद में आप यहां से चाहे किसी भी गांव से, किसी भी गली से आप जा रहे हैं, वहां आप एक सांसद की हैसियत से जाएंगे। जो इस संसद में भाग लेगा वो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सांसद, एक एमपी की हैसियत से जाएगा। ये फाइनल हुआ है। और 543 कितने हैं टोटल? हाँ, तो 543 जो है उतने तो मिनिमम हमने किया है। ऊपर जाते हैं तो अच्छी बात है, ऊपर जाते हैं तो उनको राज्यसभा का मान लिया जाए। तो ये बात हमने रखी हुई है, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली हुई है। कोर ग्रुप में मैं अभी भी आपको खोल के बता सकता हूं कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली हुई है कि अब जैसे आप कहेंगे वैसे ही आंदोलन चलेगा। हमको अब समझ में आया है, जब आप आए थे उस समय हमें समझ में नहीं आया था, लोगों ने हमें भड़काया था, क्योंकि राकेश टिकैत को तो वो दीपक तिवारी ने घेर रखा है, पूनम पंडित ने घेर रखा है, और इधर जो संजय माधव था शाहजहांपुर बॉर्डर में, उनको उसने घेर रखा था। सब जगह टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, सब जगह ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा था। और मैंने कह भी दिया था उनसे कि अब तुम्हारा आंदोलन चल नहीं पाएगा। तो अब उनको एहसास हो गया है, इसलिए एक शुरुआत है जयपुर से। अगर ये जयपुर में हमारी संसद सफल होती है और इसका श्रेय अगर राष्ट्रीय मूल निवासी संघ बामसेफ और इसकी विचारधारा को जाता है, तो नेक्स्ट में ऑल इंडिया लेवल के जितने किसान नेता हैं वो हमारे साथ में जुड़ेंगे या फिर हमें अपने साथ में लेंगे। और अगर वो हमें अपने साथ में लेंगे तो हम किसान आंदोलन को किसी भी कीमत पर विफल नहीं होने देंगे, उसे सफल करके ही रहेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास में है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं आपको अपील, गुजारिश करना चाहता हूं कि बाड़मेर और जालोर से कम से कम 50 लोग इसके लिए तैयार हो। जितना त्याग हमने पहले किया है थोड़ा और करना है। और एक बार एक दिन के लिए किसान संसद जो चल रही है, चलेगी 15 तारीख को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर, उसके अंदर आपको पहुंचना है। उसके लिए हमने सभी ग्रुपों में गूगल फॉर्म डाला हुआ है। आपको गूगल फॉर्म भरना नहीं आता है, कोई पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, तो किसी भी बच्चे से गूगल फॉर्म खुलवा करके उसको, नॉर्मल है, नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, वो करके आपको वहां पर सबमिट कर देना है। तो वो फॉर्म जहाँ जाएगा, एंट्री होगी, तब वहां आपको उस एमपी की हैसियत से वहां पर एंट्री मिलेगी। और वहां पर जो भी हम तय करेंगे उनमें से सभी को तो नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट लोगों को बोलने का भी मौका दिया जाएगा। उसके अंदर महत्वपूर्ण चीज एक ये भी है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा, या कहें कि संख्या के मुताबिक भी हम महिलाओं की भागीदारी भी चाहते हैं। तो महिलाएं भी जो इसकी इच्छुक हैं, थोड़ा बहुत बोल सकती हैं, बोलना जानती हैं, वे अपना फॉर्म सबमिट करें और वो अपने परिवार किसी मेंबर के साथ में वहां पहुंचे। तो ये बात। तीसरी बात कि किसान संसद जो 15 तारीख को होने जा रही है, उसमें जो भी साथी चलने के इच्छुक हैं, वे लोग एक विशेष पोशाक में चलेंगे, अपने अपने एरिया की पोशाक, ठीक है ना। उसके लिए पाबंदी नहीं है। और कोई साफा लगा के जा सकता है, धोती कुर्ता लगा के जा सकता है, कोई पजामा कुर्ता पहन के जा सकता है, कोई टाई कोट लगा करके जा सकता है। अलग अलग एरिया की कोई अपनी जाति संबंधी, जैसे जाति के भी होते हैं ना, जाति में भी जैसे देवासी रबारी का छापा फेंटा अलग होता है, भी दूसरे का अलग होता है, वैसा भी बांध के जा सकता है, ताकि वहां पर एक बढ़िया गुलदस्ते की साइड में बड़ा अच्छा प्रोग्राम जाए और मीडिया कवरेज करे और मैसेज जाए। तो ये आंदोलन भी जो, चूंकि हमने इस आंदोलन को छोड़ा नहीं था, मैं अभी नागपुर गया था, मैंने इस आंदोलन की चर्चा की, मैं कर्नाटक बिदर में गया था, मैंने इस आंदोलन की चर्चा की। क्योंकि वर्तमान में किसी चीज को खड़ा करना, किसी आंदोलन को खड़ा करना, ये तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन जो आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है उसको मजबूत किया जा सकता है। और आप और हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसान का बेटा ना हो या किसानी ना करता हो। हम सब किसान हैं। हमारा आधे तो है ही है, आधे ज्यादा है। हम किसान हैं, और किसान हैं तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी बनती है। नहीं तो क्या होगा, ये जो जमीनों का हक है,
आज पंजाब और हरियाणा के लोगों का जा रहा है, कल राजस्थान के लोगों का जाएगा, परसों गुजरात के लोगों का जाएगा, और धीरे 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 पूरे देश के अंदर आपकी जो जमीनें हैं वो आपसे छीन ली जाएगी। अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पर भारतीय संविधान के लागू होने से पहले जैसे आप गुलाम थे वैसे ही गुलाम आप वापस हो जाओगे। इसलिए किसान आंदोलन को भी बड़े पैमाने पे हमें सफल करने के लिए बीड़ा उठाना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमारे भोले भाले भाई हैं, उनसे कोई नाराज होने की बात नहीं है, लेकिन अब हमें उनको जो है मदद करनी है। ऐसा करने से भी 70% अगर किसान है, 70% किसान अगर हमारे बीच में आते, साथ में आते हैं, तो भारतीय संविधान को बचाने और शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के दरवाजे खोलने के लिए हमें ताकत मिलेगी। इसलिए ये एक जो प्रोग्राम है हमारा, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये एक दूसरे के लिए प्रोग्राम है। अगर किसान हमारे साथ आते हैं, अगर ओबीसी की जनगणना की वजह से ओबीसी हमारे साथ आती है, तो बचेगा क्या? बचेगा संविधान, बचेगा संविधान, और संविधान बचेगा तो बुरा किसका हो? ब्राह्मण के अलावा तो किसी का हो नहीं सकता। जहां तक ब्राह्मण का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण के भी उसमें अधिकार निहित है, ब्राह्मण के अधिकार भी निहित है, तो ब्राह्मण का भी बुरा नहीं हो सकता। तो आपका बुरा होने का सवाल ही नहीं, ना एससी का, ना एसटी का, ना ओबीसी का। अगर हम एक दूसरे के साथ में आते हैं, इस आंदोलन को मजबूत करते हैं, किसान आंदोलन ओबीसी जनगणना को अगर मजबूत करते हैं, तो हम लोग निश्चित तौर पे ये जो दुश्मन है इसको परास्त करने में सफल रहेंगे। और अगर हम लोग बेवकूफों की तरह आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे की मदद करने की बजाय इसका जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है, ये तो इनका मामला है, मेरा इसमें क्या है, अगर ये करेंगे तो दुश्मन बहुत जल्दी हमें फिर से गुलामी में जकड़ने वाला है, और आधा तो जकड़ चुका है। आप लोग इस बात के ऊपर पूरी गंभीरता से विचार करेंगे, और जो हमने इश्यूज रखे हैं ये परमानेंट हमारे इशू हैं। हो सकता है 2011 में जनगणना का इशू खत्म हो जाएगा, लेकिन किसान आंदोलन का, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का और संविधान बचाओ और लागू करो का, ये तो तब तक चलेगा जब तक हम लोग या तो हार नहीं जाते या फिर जीत नहीं लेते। और निश्चित तौर पे हम कहते हैं कि हमें भरोसा है हमारे लोगों के ऊपर, हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों के ऊपर, कि लड़ाई हम लोग जीतेंगे। हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हारेगा तो वो, अब उसको हारना है, अब हम नहीं हारेंगे। तो इसके लिए ये कैडर कैंप रखने का हमारा जो पर्पज था, उद्देश्य था,